बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में आप कुछ न्यू टर्म जो है वो स्टडी करने और सीखने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी डिफरेंट होंगी। ये बेसिकली मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 2 का जो है वो आपके पास लास्ट सेक्शन है, जिसमें आपने कुछ जो है वो छोटी छोटी टर्म स्टडी करनी है और उससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। तो आप जो इसमें सबसे मेन हेडिंग है आपके पास वो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, और उसमें आप फर्दर स्टडी करेंगे स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम्स एंड आइगन वैल्यू इक्वेशंस। सबसे पहले आज के लेक्चर में आप जो है देखेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रीवियसली भी स्टडी किया है कि अगर आपके पास कोई जो है वो ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैविंग द सेकंड ऑर्डर like this: y double derivative plus p of x, y single derivative plus q of x is equal to r of x, where r of x is an other coefficient. So this equation is called non homogeneous equation. क्यों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है? अगर आपके पास इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो होता तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन कहलानी थी। होमोजीनियस इक्वेशन में आपके पास क्या होता है कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होती है, लेकिन अगर ज़ीरो ना हो, कोई और फैक्टर हो लाइक आर ऑफ एक्स, तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती हैं। इसकी फर्दर टाइप्स में आपके पास जो है सबसे पहले आती हैं स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम। स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप ब्रीफली अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनके सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। और आइगन फंक्शन क्या है, ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी किया होगा और आज मैं भी बताऊंगी। आइगन फंक्शन बेसिकली जब आप किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपको वही ऑपरेटर और साथ में एक वैल्यू मिलती है। वो जो वैल्यू मिलती है उसको आप कहते हैं आइगन वैल्यू, और इसी के रिस्पेक्ट उस फंक्शन को कम्प्लीटली आप कहते हैं आइगन फंक्शन। तो आप स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी आपके पास कहलाता है आइगन फंक्शन, या आप इनको जो है जब सॉल्व करते हो तो एज अ सोल्यूशन ऑफ आइगन फंक्शन सॉल्व करोगे। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम्स कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन एंड फ्लो ऑफ हीट थ्रू कंडक्टर्स। आपके पास वो प्रॉब्लम जिनमें आप वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन स्टडी करते हैं या स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उनमें स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम को आप यूज़ करते हुए सॉर्ट आउट करते हैं। और जो है वो फ्लो ऑफ हीट जो है कंडक्टर से, जब हीट फ्लो आ रही होती है कंडक्टर्स के अंदर से, तो उन प्रॉब्लम्स को भी या उन सर्किट्स को भी स्टडी करने के लिए स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम का इस्तेमाल होता है। अभी इसकी जो है जनरल फॉर्म क्या है, कैसे राइट करते हैं, इसको इस तरह से राइट करते हैं। आपके पास कोएफिशिएंट p ऑफ x, y सिंगल डेरिवेटिव एंड इट्स कंप्लीट डैश मीन्स इट्स ऑल्सो फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले y का भी डेरिवेटिव होगा और फिर उस कंप्लीट फंक्शन का होल डेरिवेटिव होगा, प्लस q ऑफ x प्लस लैम्डा r ऑफ x इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अब जो लैम्डा है, q ऑफ x, r ऑफ x आर कोएफिशिएंट्स, y इज़ a dependent variable, x is independent variable and lambda is called parameter और आइगन वैल्यू। तो जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे देन आप इसको इक्वल टू ज़ीरो राइट करोगे, और ये आपके पास होल्ड करेगा किस इंटरवल में, a लेस देन x लेस देन b, वेयर a एंड b आर एंड पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट और दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। a और b की वैल्यूज़ आपको गिवन हो सकती हैं। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाइज द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द फॉर्म। ये जो इक्वेशन है इसकी बाउंड्री कंडीशन जो है वो किस फॉर्म में होंगी, k1 y ऑफ a प्लस k2 y डैश ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। L1 y ऑफ b प्लस L2 y डैश ऑफ b इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे k1 k2 L1 L2 क्या है, दीज आर कॉल्ड रियल कॉन्स्टेंट्स एंड दे कैन नॉट बी ज़ीरो साइमल्टेनियसली। ये कभी भी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास k1 k2 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो इट्स मीन L1 L2 ज़ीरो नहीं होंगे, या अगर L1 L2 ज़ीरो आ रहे हैं तो इट्स मीन k1 k2 एट द सेम टाइम जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते। उसके बाद आइगन वैल्यू इक्वेशन किसको कहते हैं? आइगन वैल्यू इक्वेशन अभी मैंने बताया भी है कि जब आप किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपको वही फंक्शन मिलता है और साथ में उसके मल्टीप्लिकेशन एक वैल्यू आती है जिसको आप पैरामीटर या आइगन वैल्यू बोलते हैं।
कैसे देखें, एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए, कोई भी ऑपरेटर आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में ये आपके पास साई ऑपरेटर होता है, फाई ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर होता है कि आप एनर्जी ऑपरेटर को किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं और एज अ रिजल्ट आपको वही जो है वो स्टेट मिलती है और साथ में आपको हैमिल्टोनियन मिल जाता है। तो सिमिलरली ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। तो मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स टर्म में मैंने इसको सिंपली ए ऑपरेटर कह दिया। इज़ आ फंक्शन एफ, जिस फंक्शन पे उसको अप्लाई करना है उसको मैंने एफ कह दिया। सच दैट व्हेन ऑपरेटर ए इज़ अप्लाइड ऑन दैट फंक्शन एफ, जब आप क्या कर देते हो ऑपरेटर ए को अप्लाई करते हो फंक्शन एफ के ऊपर, इट गिव्स अगेन एफ, वो आपको अगेन जो है दोबारा से आपको एफ देता है, साथ में टाइम्स अ कांस्टेंट यानी कि मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर और अ पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू विच इज़ लैम्डा। लैम्डा को भी आप किसी भी अदर टर्म से जो है वो डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये मेंशन कर देना है कि ये आप एज अ आइगन वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये ए क्या है, ऑपरेटर है, एफ क्या है, आपके पास दोनों साइड पर आइगन फंक्शन है, और आपके पास लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। और ये जो एज अ कंबाइन और होल इक्वेशन है इसको आप कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। सो द वैल्यूज़ ऑफ आइगन फंक्शन आर ऑलवेज रियल। इसकी जो वैल्यूज़ हैं आप जो है आइगन फंक्शन की हमेशा रियल लेंगे। इमेजिनरी वैल्यू जो है वो SQL के लिए होल्ड नहीं करती, SL के लिए होल्ड नहीं करती। SL मीन्स स्टर्म लाइवली इक्वेशंस। इसकी फर्दर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी बता भी दिया है कि किस तरह से कर सकते हैं। अगेन देख लें, द सोल्यूशन ऑफ स्टर्म लाइवली इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन, डिस्कस कर लिया अभी हमने। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, एनी टू आइगन फंक्शंस, कोई भी 2 आइगन फंक्शंस, पहले मैंने इधर सिंपल टर्म एफ लिया था फंक्शन के तौर पर, अब मैं फंक्शन को एक फंक्शन को यू एम ऑफ एक्स से जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक यू एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और उनकी आइगन वैल्यूज़ को लैम्डा एम से और लैम्डा एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर हम इसके लिए SL इक्वेशन लिखें यानी स्टर्म लाइवली इक्वेशन लिखें विद देयर बाउंड्री कंडीशन, तो किस तरह से राइट कर सकते हैं। ओपन करके अब मैं जो डेरिवेटिव ओपन कर जो आपने देखा था एक होल डेरिवेटिव था, ऊपर डैश था, तो उसको मैंने d/dt लिख लिया, p ऑफ एक्स एज इट इज़। फिर y का भी डेरिवेटिव था, y वहाँ पे जो है आपके पास फंक्शन था, यहाँ पे अब फंक्शन um है तो इसलिए इधर um आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव प्लस q ऑफ एक्स एज इट इज़, साथ में y था जो कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे y की जगह पे ये वाला फंक्शन प्लस लैम्डा m r(x) और y की जगह पे um ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे ये स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने इधर नीचे राइट किया, ये इधर ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में um ऑफ एक्स, इसके r ऑफ एक्स के साथ um ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। और अगर आप इस ब्रैकेट के बाहर लिखना चाहें तो फिर आप दोनों में से um ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। तो सिमिलरली इसकी बाउंड्री कंडीशंस को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो मैंने α1 α2 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, तो um ऑफ ए, um ऑफ डैश ए β1 के लिए और β2 के लिए सिमिलरली। ये अब था आपके पास एक फंक्शन आइगन फंक्शन जो कि um ऑफ एक्स के लिए। सिमिलरली un ऑफ एक्स के लिए आप इसी तरह से जो है वो इक्वेशन SQL इक्वेशन लिखेंगे, साथ में इसकी बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इस um की जगह पे un आ जाएगा, सिमिलरली इधर भी um की जगह पे un आ जाएगा, और इन वैल्यूज़ को α1 α2 की जगह पे α3 कर दें, α4 कर दें, या इधर β1 β2 की जगह पे β3 β4 कर दें। तो जब देखें ये आपने इक्वेशन राइट कर ली सिमिलरली वैसे ही जैसे प्रीवियसली आपने की, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे un आपके पास आ जाएगा, un इधर भी un और इधर भी un, और बाकी आपके पास जो है वो सिमिलरली बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी। तो अगर आपने SL में स्टर्म लाइवली इक्वेशन में आपने ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है किसी इंटरवल AB के अंदर, तो आप इसको किस तरह से करेंगे, सिमिलरली आपके पास दोनों फंक्शन um ऑफ एक्स un ऑफ एक्स या कोई भी और 2 फंक्शंस, और विद रिस्पेक्ट टू rx आप उसको जो है वो क्या करेंगे, इंटीग्रेट d ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0, और इंटरवल लेंथ आपके पास AB आ जाएगी या जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आ जाएगी। तो अगेन अगर ये आप इसको इस तरह सॉल्व कर अगर वो इक्वल टू 0 आता है देन आपका फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल होगा स्टर्म लाइवली इक्वेशन के अंदर। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो आपके पास ऑर्थोगोनल नहीं होगा। सो आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्टर्म लाइवली इक्वेशन सिस्टम आर ऑलवेज रियल। अगेन कि इसकी वैल्यूज़ आपके पास रियल होंगी, इमेजिनरी इसके लिए होल्ड नहीं करती।
अब इस आपने जो है नॉलेज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्या है प्रॉब्लम? फॉर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y विच इज़ इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फाइंड द सेट ऑफ आइगन फंक्शंस एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ वेयर बाउंड्री कंडीशंस आर। बाउंड्री कंडीशंस आपके पास y 0 इज़ इक्वल टू 0 और y पाई इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे कोई डैश नहीं है, ये दोनों ही सिंपल y के लिए वैल्यूज़ हैं। तो दोनों सिंपल आपने वैल्यूज़ चेक करनी है इस इक्वेशन के लिए, जो कि बाउंड्री कंडीशन है ये वाली, और आपने आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ इसके लिए फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का। सबसे पहले पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये 3 केसेस में मैं इसको सॉल्व करूँगी। सबसे पहले फर्स्ट केस में लैम्डा की वैल्यूज़ हम जो है बता देते हैं। क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी जो हमने खुद अज्यूम की है, क्या हो सकती है? या लैम्डा की वैल्यू 0 हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो क्या करते हैं कि इसको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। 0 के लिए अब पॉजिटिव क्या हो सकती है? कोई भी आपके पास इंटीजर n, और नेगेटिव कोई भी इंटीजर n, माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। क्या आप उसको जो है वो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यूज़ किया है, जो कि आपके पास थी y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y विच इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले लैम्डा 0 के लिए, जब यहाँ पे लैम्डा को 0 रखेंगे तो ये वाला फैक्टर 0। अब इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लें तो y डबल डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0। तो आपको पता है 0 जो है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आपके पास b आ जाएगा। इधर डबल डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन। तो इस तरह से एक इंटीग्रेशन डेरिवेशन के साथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर अगेन जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको आप अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये जो है एक इंटीग्रेशन रह गई थी, सॉरी एक डेरिवेशन रह गई थी, वो भी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर अगेन आप बी की भी जब लेंगे इंटीग्रेशन तो वो आपके पास बी ऑफ एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ उसको ए कह दें। तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 गेट करने के बाद आप इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि आपके पास x की वैल्यू भी 0 थी और y की वैल्यू भी। ये आप कैसे चेक करते होते हैं कि y इक्वल टू, यानी इक्वल के बाद जो चीज़ होती है, जो वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होती है? y की, और जो साथ में इधर मल्टीप्लाई फैक्टर हो रहा होता है वो x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में चेक करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0 आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो आप जब इसको एज अ होल देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0, राइट हैंड साइड पर भी 0, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सिमिलरली जब आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करोगे, जो कि है आपके पास y इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगेन y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है? पाई। तो जब आप x की जगह पे पाई पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट किया हुआ है a की वैल्यू क्या है? 0, तो a की जगह पे अगेन 0 आएगा, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा b पाई इज़ इक्वल टू 0। तो पाई b जब उधर जाएगा 0 डिवाइडेड बाय पाई, तो वो भी आपके पास b क्या आ जाएगा? 0। इट्स मीन किस वैल्यू के लिए? लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए a की वैल्यू भी 0 आ रही है, b की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो क्या इसका रिजल्ट क्या बताता है? सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉसिबल आइगन वैल्यू एंड हेंस द सोल्यूशन रिस्पेक्टिव टू दिस आइगन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ए भी 0 है, बी भी 0 है, इट्स मीन कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इट्स मीन कि ये आपके पास जो है वो वैलिड सोल्यूशन नहीं है लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू के लिए। अब क्या करेंगे? अगले केस नंबर 2 में आप अगली वैल्यूज चेक कर लें, जो कि आपके पास प्लस एन है, एन स्क्वायर है और माइनस एन स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव एन स्क्वायर के लिए इसको चेक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद माइनस के लिए करेंगे। तो अगेन आप कंडीशन जो है कंडीशन नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी? y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि पॉजिटिव एन के लिए करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो आपने ये इसमें मैथ में पढ़ा होगा
कि आप जो है वो y डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि डबल डैश का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है, और डी का भी मतलब होता है कि ये उसका डिफरेंशियल है। तो इसलिए y डबल डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर ऑफ y प्लस एन स्क्वायर y विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से y को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपके पास इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये y इक्वल टू ज़ीरो और डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। जब इसको फर्दर आप जो है इक्वल साइड के दूसरी साइड पर मूव करते हैं तो इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाता है प्लस माइनस अयोटा एन। ओके, प्लस माइनस अयोटा एन। तो इस सिचुएशन में हम इनका जो डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते होते हैं वो होता है y ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू a डैश ई की पावर अयोटा एन एक्स प्लस b डैश ई की पावर माइनस अयोटा एन एक्स। इस इक्वेशन को जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, इसका जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन की फॉर्म में होता है। जब इसको हम ओपन करेंगे इसके एक्सपोनेंशियल टर्म्स को, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं ए कोज एन ऑफ एक्स प्लस अयोटा, यानी कि ये इसकी पोलर फॉर्म है। इलर्स फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं ए डैश कोज एन ऑफ एक्स प्लस अयोटा ए डैश साइन एन ऑफ एक्स, एंड सिमिलरली उसकी नेगेटिव टर्म के लिए। अब जब इसको आप ओपन कर लेंगे तो आप देखें ये भी कोज एन एक्स, ये भी कोज एन एक्स, ये साइन एन एक्स, ये साइन एन एक्स। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, इन दोनों को कंबाइन कर लें, यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश और साथ में कोज एन ऑफ एक्स कॉमन। सिमिलरली प्लस अयोटा ए माइनस अयोटा बी साइन एन ऑफ एक्स कॉमन। तो इसको अब जो है कॉमन लेने का क्या मकसद था कि आप जो है ये दो दो फैक्टर्स आ रहे हैं डैश में, इनको आप रिप्लेस कर दें एक ही कांस्टेंट के साथ, एक ही कांस्टेंट वैल्यू के साथ। यहाँ पे ए डैश बी डैश भी कांस्टेंट है आपके पास। अब इनको जब जिन फैक्टर्स के साथ रिप्लेस कर रहे हैं ए और बी, ये भी आपके पास कांस्टेंट है। तो ए और बी के साथ जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ए डैश प्लस बी डैश की जगह पे ए कोज एन एक्स आ जाएगा, जैसे कि ये है, प्लस अयोटा ए डैश माइनस अयोटा बी डैश की जगह पे साइन बी साइन एन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब इस इक्वेशन के अंदर आप जो है वो कंडीशन चेक कर लें, कौन सी कंडीशन, जो कि बाउंड्री कंडीशन है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक कर लें। क्या करेंगे, एक्स की जगह पे भी ज़ीरो, वाई की जगह पे भी ज़ीरो। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोस ज़ीरो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, साइन ज़ीरो क्या होता है, इक्वल टू 0 ही होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शंस हैं। कोस ज़ीरो 1, साइन ज़ीरो 0। तो इस तरह से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। जब आप सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे तो अगेन आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू पाई है, इनको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो आपके पास आप जब इसको चेक करेंगे तो ए तो ऑलरेडी 0 आ चुका था, तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, बाकी रह जाएगा कोज एन पाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और बी आपके पास बी वाला फैक्टर ये आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या बी इक्वल टू 0 है या साइन एन पाई इक्वल टू 0 है। तो हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि बी को इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आपके पास फंक्शन 0 नहीं हो सकता, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ फंक्शन अटैच होता है वो 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है। तो इस तरह से साइन एन पाई को आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपके पास एन पाई इक्वल टू क्या होता है कि प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। इसके अलावा फिर अगेन पाई को बोथ साइड पर डिवाइड कर दें, इस पाई को बोथ साइड पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगेन लैम्डा इक्वल टू प्लस एन के लिए आप जो है वो इसको इस तरह से भी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इसका फिर सोल्यूशन आपके पास जो आएगा वाई ऑफ एक्स का, उसको आप लिख सकते हैं बी साइन ऑफ एक्स, या वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी साइन ऑफ एन एक्स, जैसे कि ये है साइन एन एक्स। तो इस तरह से ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा एन स्क्वेयर, लैम्डा की वैल्यू एन स्क्वेयर के लिए, यानी कि आपके पास जो है आइगन वैल्यू पॉजिटिव एन स्क्वेयर, उसके लिए जो सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा। इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अब लास्ट केस जो केस नंबर 3 है उसमें क्या करेंगे, आप नेगेटिव वैल्यू के लिए लैम्डा को चेक करेंगे। नेगेटिव वैल्यू मैंने कहा था हम माइनस एन स्क्वेयर के लिए चेक करेंगे। तो हम जब इसके लिए चेक करेंगे वेयर एन इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, के वो ज़ीरो नहीं है, दस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 को अगेन अज्यूम करेंगे, उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे।
वैल्यू पुट करने के बाद वैसे उसको डी की फॉर्म में लिखेंगे और जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एन। सो इसका सोल्यूशन भी अगेन हम लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। अब योटा नहीं है तो योटा नहीं आएगा, ए ई की पावर एन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एन एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अब कंडीशंस चेक कर लें। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। 1 जब पुट करेंगे तो वाई की जगह पे भी 0 और एक्स की जगह पर भी 0, तो ये आपके पास रिजल्ट जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ए इज़ इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू माइनस बी या बी इक्वल टू माइनस से। सिमिलरली जब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो आपके पास इस तरह से आप वाई को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे, और अगेन हमें पता है कि b इक्वल टू माइनस ए है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इधर 0 आ जाएगा, इधर टर्म्स एज इट इज़, इधर b की जगह पे मैंने माइनस ए पुट कर दिया है। पुट करने के बाद जब आप इसको क्यों पुट किया है यहाँ पे, आप ये इसलिए कि ये हमारे पास एक फार्मूला बनता नज़र आ रहा था मुझे, तो यहाँ से मैंने ए को कॉन्स्टेंट कॉमन लिया है और 2 कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन रहा है, ई पर रेज टू एन पाई माइनस ई पर रेज टू माइनस एन पाई डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ फार्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक एन पाई, साइन हाइपरबोलिक एन पाई। तो जब इसको रिप्लेस कर देंगे ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 2a कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 है, या आपके पास साइन हाइपरबोलिक एन पाई इक्वल टू 0 है। तो आपके पास फंक्शन तो मैंने कहा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2a जो है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो जब साइन हाइपरबोलिक एन पाई नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन एन भी इक्वल टू 0 नहीं है। तो अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 है तो आप a की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फिर b भी क्या है, इक्वल टू 0। तो अब a भी इक्वल टू 0 हो गया, b भी इक्वल टू 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपके पास पॉसिबल जो है वैल्यू नहीं है, क्योंकि a और b डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो रहे हैं, और इसका फर्दर जो है हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ आपके पास केसेस में, लेकिन ये पॉसिबल आइगन वैल्यू नहीं है। पॉसिबल आइगन वैल्यू पॉजिटिव एन स्क्वायर है इस केस में, इस इक्वेशन के लिए। तो रिजल्ट क्या निकलता है इस प्रॉब्लम का, लैम्डा इक्वल टू 0, सोल्यूशन y इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस वैल्यू के लिए, आइगन वैल्यू के लिए y इक्वल टू 0 आया था। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू प्लस एन के लिए सोल्यूशन क्या आया है, y ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू b साइन n ऑफ एक्स, और n क्या है 1 2 3, यानी कि आपके पास ये वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू माइनस एन के लिए सोल्यूशन आपके पास 2a साइन हाइपरबोलिक एन एक्स ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, या पॉसिबल एग्जिस्ट तो करता है, सोल्यूशन निकल तो आता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास a और b जो है वो डायरेक्टली 0 हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास जो पॉसिबल, एक प्रॉब्लम के अंदर जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आइगन वैल्यू, वो आपके पास सेकंड है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सोल्यूशन के अंदर एक ही आइगन वैल्यू आपके पास पॉसिबल होगी, तो वो आपके पास सेकंड है, थर्ड वन को आप इग्नोर करेंगे। इस तरह से आपने इस नॉलेज को यूज़ करते हुए एज असाइनमेंट आपके पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और उनकी जो है वो बाउंड्री कंडीशंस भी आपको गिवन है। इनको यूज़ करते हुए आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आपको कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।